नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपका अपनी शो। आज हमारे पास एक खास मेहमान है जो पिछले 25 साल से मेडिटेशन कर रहा है और पीएसएसएम से जुड़े हैं। दीपक संघवी जी एक बिजनेसमैन है, एक बड़ा कंपनी चला रहा है और पिरामिड ध्यान प्रचार फाउंडेशन पुणे का प्रेसिडेंट भी है। तो आज हम स्वागत करेंगे दीपक संघवी जी को। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद सर। यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सर। आप पिछले 25 साल से मेडिटेशन में हैं, सो आपका थोड़ा जर्नी बताइए। आप कैसे मेडिटेशन में आए, क्यों आए? तो हमारे घर में मेडिटेशन 1991 1991 में आया। तो एक ओम स्वामी जी गुरु जी है, उनके माध्यम से घर में मेडिटेशन आया। शक्तिपाद मेडिटेशन हम करते थे और लगभग 6-7 साल उनके साथ मेडिटेशन किया। अच्छे अनुभव आए उस समय। और उस समय बहुत उन्होंने हमको ओशो रजनीश जी को भी हमने सुना उनके साथ। ऑलमोस्ट मोर देन 1000 आवर्स ऑफ ओशो रजनीश का लिसनिंग किया। मैं तो उस वक्त कुछ 15 साल की उम्र से स्टार्ट किया था, तो यंग माइंड था, तो उसका काफ़ी इम्प्रेशन अपने ऊपर रहा। लेकिन जैसे समय बीतता गया तो कुछ सवालों के जवाब, खास करके मेरे फादर ने मेडिटेशन में काफ़ी इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने मेडिटेशन जब जैसे उनकी प्रोग्रेस हुई तो उनको कुछ मास्टर्स के मैसेजेस आने लगे। हमारे घर में मेरी जो कज़िन सिस्टर है, उनको मास्टर्स के मैसेजेस आने लगे और आत्म जगत की बातें होने लगी। तो ये कुछ ऐसे जब वो लिखने बैठते तो मेरे सिस्टर को काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आती और वो फादर को बोलते तो घंटों घर तक लिखते चले जाते। तो इसका जो ये सब दिखाई पड़ रहा था, ये सब जो हो रहा था, इसका ये है क्या? ये समझ नहीं आ रहा था। और उसके खोज में मेरे फादर लगे हुए थे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उस दरमियान में मेरे फादर को मनीष बोथरा जी है, उन्होंने रायपुर से एक किताब भेजी। उस किताब का नाम था राम था। और राम था में लगभग काफ़ी कुछ वो लिखा था जो मेरे फादर के साथ हो रहा था, एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में, सोल वर्ल्ड के बारे में। और फादर हैरान हो गए कि एग्जैक्टली जो उनके साथ हो रहा है, ये किताब उन तक पहुंची कैसे। तो उन्होंने तुरंत मनीष बोथरा जी को फ़ोन लगाया और कहा कि ये किताब आपको किसने दी? तो उन्होंने पत्री सर के बारे में बताया। तो बोले मेरी उनसे बात हो सकती है क्या? और पत्री सर से मेरे फादर ने बात की और पत्री सर उसके 2-3 दिन में ही जलगाँव पहुँच गए। हम जब जलगाँव रहा करते थे और उस वक़्त 2-3 दिन रह के काफ़ी लंबी बातें हुई, काफ़ी लंबे डिस्कशंस हुए। मेरे फादर के माइंड में जो काफ़ी कुछ चल रहा था, उसका काफ़ी कुछ क्लैरिटी उनको मिला और वहाँ से पत्री सर के साथ जुड़े। तो 1998 का वो वर्ष है। तो वहाँ से लेके आज तक 25 साल से हम पीएसएसएम के साथ, पत्री सर के साथ जुड़े हुए हैं। तो फादर के साथ मैंने मेडिटेशन करना सीखा, आनापानसती। और उसके बाद जब 2001 में उनका देहांत हुआ, उसके बाद फिर उस मूवमेंट को जलगाँव में और फिर वहाँ से आगे पूना में पत्री सर के साथ मैं उनके शरण में ये चीज़ों को लेके और आगे बढ़ाता रहा। रियली वंडरफुल सर। सो आप थोड़ा परिचय दीजिए आपका पिताजी के बारे में। वो उनका नाम क्या है, क्या काम करते थे, उनको मेडिटेशन में क्यों आना पड़ा? जी, मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेश चंद बंसीलाल संघवी है। हम लोग बेसिकली फूड इंडस्ट्री में, फूड के व्यापार में अचार बनाते हैं, मसाले बनाते हैं। और उनका एक हमेशा से वो हमेशा एक इंडिविजुअल व्यक्ति थे। वो काफ़ी किताबें पढ़ते थे और काफ़ी चीज़ों को खोजने की, ये जीवन का मतलब क्या है, मैं कहाँ क्यों पैदा हुआ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये सवाल उनके थे। वो काफ़ी एक विचार करने वाले व्यक्ति थे और वहाँ से उनका उस खोज से कहीं पहली बार एक जो ओम स्वामी साहब का जो मैंने जिक्र किया, गुरु जी का, उनसे भी मुलाकात उसी के थ्रू हुई और उसी के थ्रू और आगे की खोज उनकी हुई अपने जीवन की। लेकिन एक समय ऐसा आया जहाँ उनकी खोज और उत्सुकता और बढ़ रही थी, लेकिन जवाब नहीं मिल रहे थे। तो वहाँ से फिर हम पत्री सर तक पहुँचे। ओके, दैट्स वंडरफुल। सो आप आपके पिताजी के थ्रू आप मेडिटेशन में आए थे, जी, दैट टू 15 साल के उम्र पे। जी, सो नॉर्मली ये जो उम्र है, सो ज़्यादा से ज़्यादा रेबलियस जी, थॉट प्रोसेस होता है। सो मोस्टली हमारा पेरेंट्स जो सोचता है उसके भिन्न हम सोचते हैं, जी, उसका भिन्न करने के लिए जी, सोचते हैं। फिर भी आप मेडिटेशन से जुड़ गया। जी, जी, सो आपको क्यों इंटरेस्ट हो गया इन चीज़ों पे? जी।
तो पहले तो जैसे आप बोले बच्चे हैं तो ये होता था हम्म, कि आज गर्मी की छुट्टी है, हम लोग बाहर खेलने जा रहे हैं और अभी शाम का ध्यान का समय हो गया तो बोलते चलो गुरुजी है सब लोग सामूहिक ध्यान करेंगे। तो वो एक अच्छा नहीं लगता था कि मेरा खेलने का समय जो है वो अब छोड़ के ध्यान में आना पड़ेगा। वहाँ से शुरुआत तो वैसे ही हुई जैसे हर बच्चे की होगी। लेकिन कुछ-कुछ एक्सपीरियंस बहुत सुंदर हुए। कुछ ऐसी झलकियाँ हुई जो बिलीव कराई कि शायद से बहुत कुछ और है और वो जर्नीज़ और वो कुछ जो एक्सपीरियंसेस हो गए, उस एक्सपीरियंस से अंदर विश्वास बढ़ता चला गया कि हाँ, देयर इज़ मोर देन व्हाट आई थिंक और जो मैंने देखा है उससे भी और कुछ विशाल चीज़ें हैं। तो वहाँ से इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और जिज्ञासा जगी। और जिज्ञासा जग गई। सो थोड़ा इस एक्सपीरियंसेस के बारे में बता सकते हैं आप? एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि मेरे वो गुरुजी मुझे लेके गए खेतों के बीच में। हम जलगाँव से एक 50 किलोमीटर पे हमारा जो नेटिव विलेज है उत्तरान, वहीं समर्स की छुट्टी में वहीं जाते थे और वहीं ध्यान हुआ करता था। तो वो नेटिव विलेज में एक बार गुरुजी हमें मुझे अकेले को खेतों के बीच ले गए कि आज हम जो है खेत में ध्यान करेंगे। और मैं अकेला वहाँ खेत में गुरुजी के साथ बैठ के मैं अपना आँखें बंद करके ध्यान कर रहा हूँ। और एक ऐसा फीलिंग हुआ कि उस ध्यान में पूरे खेत के हर पेड़ की हर पत्ती मेरे साथ जुड़ी है और वो एक ताली बजा रही है और उस ताली की गूंज इतनी थी कि मेरे कान फट जाए, उस प्रकार की मुझे फीलिंग हुई कि इतने तेज़ी से और मैं हर मतलब मैं गदगद हो गया, मेरे आँखों से सिर्फ़ आँसू बह रहे, मेरे शरीर के ऊपर सब काँटे आ गए और एक ऐसा फ़ील कि ये कैसे है कि मैं इतने पत्ती की एक-एक मूवमेंट को या तालियों को या उसके मूवमेंट्स को फ़ील कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ और इतनी बड़ी आवाज़ में सुन पा रहा हूँ। तो ये ऐसा एक एक्सपीरियंस था जो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था कि पूरे यूनिवर्स के साथ मैं जुड़ गया और एक हो गया और वो सब सुन पा रहा हूँ। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस जो है वो आप डरे नहीं थे? डरा इसलिए शरीर पे काँटे भी आ गए थे, पहले डरा कि शरीर पे काँटे आ गए कि ऐसी फ़ीलिंग कैसे हो रही है। फिर जैसे ही 2 मिनट तक वो होता रहा तो लगा कि मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है, तो उसकी जो खुशी हुई, तो फिर आँसू अच्छा, निकलने लग गए और बहते रह गए। ओके। तो वैसा एक मोमेंट था। सो देन आप समझने लगा इस एक्सपीरियंसेस को, नहीं तो क्या किया उस समय? तो ये एक्सपीरियंस के बाद हमने गुरुजी से पूछा कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, तो उन्होंने समझाया कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, आप यूनिवर्स के साथ एक बनने की आपको एक जो फीलिंग हुई आप वो और आप एक ही हो, ये आपको आज महसूस हुआ। तो उन्होंने उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया जो मुझे उस दिन हुआ था। ओके। जी, सो आपका पिताजी पत्री को मिले थे जी, 98 में। 98 में। सो आपका भी उसी समय मुलाकात हुआ? मेरा भी उसी समय मुलाकात हुआ और उस समय तो हम फिर छोटे ही थे 20-21 साल के थे तो जब गुरुजी आए थे, तो हम लोग का अपना कॉलेज होता था, हम कॉलेज जाते थे लेकिन फ़ादर ने ऑफ़िस 3 दिन छुट्टी लेके दिन भर पत्री सर के साथ ही थे। तो काफ़ी डिस्कशन होते थे लेकिन जो इंटरेस्टिंग रहा कि पत्री सर के पास एक ख़ास जो जब तक पत्री सर थे तो हमेशा अगर मेरी उनसे एक ही चीज़ होती थी, सर एक और कांसेप्ट बताइए। तो पत्री सर कांसेप्ट्स बहुत बताते थे, अलग-अलग तरीके से। तो वो फर्स्ट समय जब जलगाँव आए थे तो वहाँ उन्होंने 2-3 कांसेप्ट बताए और वो उनका बताने का स्टाइल और उसका सिम्प्लिसिटी कि 4 या 8 लाइन में ही सिम्प्लिसिटी में सब कुछ बता दिया। तो उस प्रकार का जो तरीका होता था तो बहुत कनेक्ट कर जाता था और वो फर्स्ट मीटिंग की वो वहाँ से जो कांसेप्ट बताने चालू किए वहाँ से सर के साथ जुड़े और फिर आगे कुछ बढ़ते याद गए। है वो कॉन्सेप्ट्स? कांसेप्ट्स याद एक वो कांसेप्ट याद है, बहुत क्लियरली आज याद नहीं है लेकिन कि ये शरीर है, आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, आत्मा है और ये करके और ये परमात्मा है और इसको हटा दो, तो वो वाला एक जो कांसेप्ट है सर का हाँ, 5 अंगुले 5 का। उँगलियों वाला वो कांसेप्ट हाँ, उस समय का स्टार्टिंग का कांसेप्ट है। हुँ, तो वो एक कांसेप्ट याद है, फिर एक हुँ, बाबा कांसेप्ट हुँ, सर का था, तो वो हुँ, कुछ कांसेप्ट अर्लियर डेज़ के हैं। हुँ, फिर लेटर डेज़ में इन दिनों में आज से 5-6 साल पहले वो सवाल कैसा पूछना चाहिए, सवाल कैसा होता है, हुँ, उसका एक कांसेप्ट था। तो बड़े हुँ, इंटरेस्टिंग तरीके से सर हुँ। जो है पूरी लाइफ़ का ज्ञान दे देते हैं। कैसे थे उस समय पत्री सर? तभी भी कुछ दाढ़ी वगैरह रख के वैसा था या वैसे जैसे आखिरी के समय हाँ, थे वैसे ही थे, दाढ़ी वैसे था? अच्छा। कुर्ता पैजामा, अगर खाना अच्छा है तो हाँ, बस आपका अचार घर का अचार बहुत अच्छा है, चटनी अच्छी है, सांभर चटनी अच्छी है। हाँ, लेकिन सर का उस समय भी ये था कि जो सर को सही नहीं लगे मतलब हमको कभी ध्यान करने ले जाते जब हम क्लास रखते थे, तो कोई आदमी ने ऐसा सवाल पूछ दिया तो उसको समझाने के जगह
सर कभी गुस्सा कर जाते थे कि भाई इसको अब समझाने, हमको लेटर समझ में आया कि सर ऐसे पब्लिक में किसी की इंसल्ट कैसे कर दिया, उसको कैसे डांट दिए, लेकिन शायद से वो गुरु का वही माध्यम होता है कि एक तरीके से सिर्फ उस एक व्यक्ति को नहीं, वहाँ बैठे जो 100 व्यक्ति सभी को कोई चीज़ समझानी है। तो सर का वो एक स्टाइल हमेशा से रहता था कि कोई उनको खाना परोस रहा है या खाना के लिए मनवार कर रहा है, तो जो मनवार कर रहा है उसी को इतना डाँट दिया कि मुझे समझता है कितना खाना है, या कि कोई किसी को मुझे पूछ रहा है तो बोले उस दीपक को समझता है क्या खाना है, उसको और ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। तो इस प्रकार का जो एक कि हम शरीर नहीं हैं, हम सिर्फ़ हम सिर्फ़ खाने की लालसा वाले नहीं हैं, तो वो एक जो हल्की-सी बात बतानी होती थी, तो वो तरीका सर का बहुत हमेशा से वैसा ही रहा है, जो आखिरी यस। तक भी वैसा ही रहा कि एक झटके में किसी को झटका दे देते थे और सारे लोग बैठे सभी को चीज़ें समझ में आ जाती थी। तो आपको उस समय आप ऑर्गेनाइज़ करते थे प्रोग्राम्स, हम प्रोग्राम्स क्लासेस? ऑर्गेनाइज़ करते थे। अच्छा। जलगाँव में जब सर नॉर्मली स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट जभी भी आते तो 3 दिन के लिए आते या हुँ। 4 दिन के लिए आते और रोज़ की 2 या 3 क्लास हम जलगाँव में ऑर्गेनाइज़ करते। कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज़ करते, जलगाँव में जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके ऑफ़िस में ऑर्गेनाइज़ करते, यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज़ करते। तो जलगाँव में वो क्लासेस हम करते और 2008 तक हम मैं जलगाँव ही रहा। तो सर का वो आना-जाना पापा के डेथ के बाद भी बना रहा। तो सर साल में 2 बार जलगाँव या 3 बार जलगाँव उसके बाद भी आते ही थे और वो क्लासेस जो पहले मेरे फ़ादर अरेंज करते थे, उसके बाद वो ज़िम्मेदारी मैंने ले ली। तो उसके बाद वो क्लासेस मैं ऑर्गेनाइज़ करवाता था। वंडरफुल। सो आप आपका पिताजी का लेगेसी को आप कंटिन्यू कर जी, रहे थे। जी, एंड देन आपका पिताजी का जो बिज़नेस भी आप टेक ओवर किया है। जी, सो ये कैसा लगा आपको, ये जो स्पिरिचुअलिटी मोस्टली क्या होता है, जो भी स्पिरिचुअलिटी में एंटर करता है, जी, इसके अंदर इतना चीज़ है कि हम पूरा एडिक्ट हो जाते हैं ये बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी को, मतलब जी, इतना चीज़ बहुत सारा एक्सपीरियंसेस आने लगता है, वो एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए और भी हम रिसर्च करने लगता है। जी, इसी लाइन पे चले जाता, इवन आपका पिताजी भी 3 दिन जी, छुट्टी लेके जी, पत्री जी के साथ जी, बैठते थे। जी, बट फिर भी आप बहुत ही बैलेंस्ड लगते जी, हैं, जी, लाइक आप पिरामिड ध्यान प्रचार फाउंडेशन को भी टाइम देते हैं जी, और आपका बिज़नेस को भी टाइम देते हैं। जी। सो ये बैलेंस आपको कैसे आया? मेडिटेशन का जो एक डेफ़िनेशन था कि व्हेन यू फॉरगेट द नोन, द अननोन कम्स इन। जब आप जो सब कुछ जानते हैं उसको भूल जाते हैं, तो जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो आपको जो चीज़ जाननी है वो अपने आप आपके अंदर आ जाती है। ये डेफ़िनेशन मुझे बहुत इससे स्ट्रॉन्गर सिंगल लाइन डेफ़िनेशन मेडिटेशन का नहीं खबर है। तो यहाँ से जो एक मेडिटेशन है कि इतना सब कुछ है जानने को, तो जब मैं जो जान चुका हूँ उसको भूलूँगा, तो अपने आप तभी दूसरी चीज़ें मेरे अंदर समाएगी। तो ये एक जर्नी रही। लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ा तो मुझे जैसा होता है ना कि कोई चीज़ किसी ने कहा तो आपको उस पे डाउट होता है कि नहीं ये सच है क्या गलत है, आप इसका रिसर्च करेंगे। मेरे साथ वैसा नहीं रहा, मेरे साथ जो सर ने कहा मुझे लगा ये तो सच ही है। तो हुँ, मेरे अंदर कभी भी वो ये सवाल कि ये ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, गलत बोल रहे हैं, वैसा आज तक कभी आया नहीं। ऐज़ इफ मुझे पता है कि यही सच है। हुँ, तो काफ़ी बार मैं सर से भी यही कहता था कि मुझे मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं आते, लेकिन मुझे मेडिटेशन के लिए काम करना अच्छा लगता है, चीज़ों को आगे बढ़ाना होता है। तो सर हमेशा कहते थे तुम्हारा जो मेडिटेशन का काम है वो पिछले जन्म में हो गया, अभी तुम्हारा काम फैलाने का है। तो वो बार-बार जब सर ने 4-5-6 बार ऐसा कह दिया तो फिर मेरे माइंड में भी क्लियर हो गया कि मेरा रोल मोर है कि वो प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाए, जहाँ सब लोग आए, जुड़े, इसको स्प्रेड करने की कोशिश करें। तो उस चीज़ों की तरफ चीज़ें बढ़ी। बीच में जो अपने पिरामिड वैली है बैंगलोर में, वहाँ पे पूना आए थे सर और रेड्डी सर और सब आए थे, तो उनका था कि अब हमको कबीर भवन बनाना है, जहाँ से एक है, तो उसमें भी फिर एक इच्छा आ गई कि हाँ, मेरा काम तो वही है। तो फिर उस समय कबीर भवन बनाने में मैंने कुछ सहायता करी। तो उस प्रकार से चीज़ें एक प्लेटफ़ॉर्म कैसे मैं दे सकता हूँ, जिसमें जो मेडिटेटर्स जो चाहते हैं, जो जीवन की खोज करना चाहते हैं, वो उसके साथ जुड़ते चले जाएँ। मैंने अपना रोल वो मानना शुरू कर दिया और उस तरफ मेरे एक्शंस बढ़ने चालू हो गए। सो सो आपका पर्पस ऐसा है कि आप जो बिज़नेस करते हैं हुँ। और उसका पैसा देन यू वांट टू स्पेंड इट पब्लिक, हाँ। मतलब जो भी मेडिटेटर्स है जी, उसका, जी। वही आपका जीवन का उद्देश्य बन गया है। जी, जी। सो इसीलिए आप बैलेंस कर पा रहे हैं। जी, जी। सो दैट्स रियली वंडरफुल सर, जी, हमको भी बहुत कुछ समझने को मिला है, जी, जानने को मिला है। सो नॉर्मली जब हम ये लाइन पे है, फिजिकल लाइन पे है, फिजिकल वर्ल्ड में है, फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसान से मिल जाता है, जी, बहुत कुछ कोशिश करना पड़ता है, बहुत कुछ चैलेंजेस भी आता है हमारे जी, लाइफ में। जी। ऐसा कुछ समय है कि आपके साथ कुछ चैलेंजेस है?
चैलेंजेस तो मल्टीपल आए लाइफ में। छोटा सा जॉइंट फैमिली है, आई एम द ओनली सन। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो जब आया था एक बिजनेस फैमिली में, जब मैं सिर्फ 24 साल का था तो मेरे फादर का देहांत हो गया। तो फर्स्ट चैलेंज था कि आज तक बिजनेस मेरे अंकल ने कभी संभाला नहीं, और मैं इतना यंग एज का, तो वो एक चैलेंज था। उसके बाद जैसे जैसे बिज़नेस को ग्रो करते हैं, तो बिज़नेस के ग्रो करने में बहुत रफ्तार से मैंने ग्रो करने की कोशिश की। तो उस रफ्तार से ग्रो करने के समय हमने ग्रो जब तेज़ी से करना है तो बहुत पैसे चाहिए। तो जहाँ से पैसे मिल सकते थे, बेग बोरो स्टील जो कर सकते थे लिया। तो काफ़ी जलगाँव में ऐसा था कि मेरे बड़े पापा को फ़ोन जाता था कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आपको खबर है? कि पूरे संघवी परिवार को डुबा देगा, इतना पैसा इसने मार्केट से लिया है। मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट में लोग बोलने के लिए कुछ बोलते हैं। तो घर में वैसी खबर आना, फिर उनका मेरा वार्तालाप होना, उनको कॉन्फिडेंस दिलाना कि मैं सही कर रहा हूँ। तो ऐसे चैलेंजेस तो आए। फैक्ट्रीज़ में जब इतनी बड़ी हम लोग लगभग 2500 लोगों की टीम है निलॉन्स में, तो इतनी टीम को लेके चलेंगे तो उसके अपने चैलेंजेस आएँगे। बट मैंने हर चैलेंज को, मेरा शायद से लाइफ में ये अप्रोच रहा है कि चैलेंज इज़ इक्वल टू अपॉर्च्युनिटी। तो चैलेंज को चैलेंज ना देखो, चैलेंज को अपॉर्च्युनिटी देखो। क्योंकि जो भी साधारण चीज़ों से कभी ग्रेटनेस बना ही नहीं है। असाधारण चीज़ों से ही ग्रेटनेस बना है दुनिया में। तो अगर कुछ असाधारण हो रहा है, मतलब ग्रेटनेस बनने का समय यहीं से निकलेगा। तो वो अप्रोच हमेशा से रहा है। तो मेरे मतलब स्पिरिचुअलिटी बोल लीजिए या मेरी पर्सनैलिटी भी वैसी है, और उसका कॉम्बिनेशन से और वो स्ट्रॉन्गर हो गई कि 3 शब्द को मैं अपने लाइफ में बोलता हूँ कि मेरे जीवन के, अगर मुझे डिफ़ाइन करना है तो मेरे 3 शब्द ये है कि मैं हाइपर पॉज़िटिव हूँ। मैं किसी भी सिचुएशन को पॉज़िटिव के अलावा देख ही नहीं सकता। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन को भी पॉज़िटिव ही देखता हूँ, नेचुरल आता है। पॉसिबिलिटीज़ मेरे इसमें है कि हर चीज़ की इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ है। तो आई ऑलवेज़ लुक एट एनी सिचुएशन एज़ इसमें से क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है, निकल आ रही है। एंड ओरिजिनैलिटी, जिसको मैं शायद से इसको हम ध्यान से जोड़ता हूँ कि व्हेन यू फॉरगेट द अननोन, द अननोन कम्स इन। तो मेरे माइंड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओरिजिनैलिटी का कंसेप्ट है। मतलब कोई भी चीज़ को, सिचुएशन को देख के उसमें से माइंड में कुछ एक नई चीज़ ही पैदा होती है, एक ओरिजिनल जो आज तक कभी किसी ने किया ना हो, हुआ ना हो, वैसी चीज़ निकल आती है, और ऐसा मल्टीपल टाइम्स होता है। तो ओरिजिनैलिटी, पॉजिटिविटी और पॉसिबिलिटी, ये 3 मूल स्तंभ है, और शायद से ये स्पिरिचुअलिटी के भी मुझे लगता है कि ये 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है। यस। जी। सो ये सब आपको ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से आया है। जी। अब तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जी। में है, जी। राइट? सो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा चीज़ अभी आजकल देखता है, तो बहुत सारा नॉन-वेज का भी है। आपको मन कभी नहीं लगा कि मैं उस साइड जाना है, क्योंकि दुनिया भर का ये है? नहीं, मेरा हमेशा से ये रहा कि हम लोग जैन परिवार में तो ऐसे भी बचपन से वेजिटेरियनिज़्म ही सीखे थे, समझे थे, और किलिंग अ एनिमल इज़ अ वेरी बैड कर्मा, ये हमेशा बचपन से ही सिखाया गया। तो कभी ऐसा नॉन-वेज की तरफ जाने का तो मन नहीं किया, और वेज में भी हज़ारों अपॉर्च्युनिटीज़ है। लेकिन एक चीज़ ये भी समझ में आई कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे नॉन-वेज किसी को खाने को मना करेंगे, तो आदमी थोड़ा रेज़िस्ट करता है, लेकिन देखते हैं कि आज जर्मनी में 17% लोग वेजिटेरियन हो गए। तो उसके पीछे कंसेप्ट नॉन वेजिटेरियन बंद करना नहीं है, वेगन इज़ द न्यू थिंग। तो जैसे आप बोलेंगे कि वेगन इज़ अ ट्रेंड, तो लोगों को वेगनिज़्म के तरफ जाना है, वहाँ से नॉन-वेज छूटा। तो ये भी कुछ चीज़ समझ में आई कि आपको किसी से नॉन-वेज ना ना खाने बोलेंगे तो वो रेज़िस्ट करेगा। लेकिन आप बोलोगे दिस इज़ द थिंग, आज की जनरेशन ये कर रही है, वेगन कर रही है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स खा रही है, तो फिर वो लोग ट्रेंड के साथ जुड़ते हैं। और शायद से फूड इंडस्ट्री में मुझे वो पॉसिबिलिटी है कि मैं वो ट्रेंड ला सकता हूँ। आज बहुत सारे लोग प्लांट बेस्ड मीट, जिसको बोलते हैं जो मीट नहीं होता, जो सोया से बनता है या जैक फ्रूट से बनता है, वेजिटेरियन सोर्स से बनता है, लेकिन किसी नॉन वेजिटेरियन वाले को जो रेजिस्टेंस है छोड़ने का, वो ईजिली छोड़ पाता है, बिकॉज उसको वही फीलिंग आ जा रही है, बट ही इज़ हैविंग वेज सोर्सेज। तो इनफैक्ट फूड इंडस्ट्री ये मौका देती है कि धीरे धीरे हम इस प्रकार के इनोवेशंस को लाए, जिससे एक्चुअली जो वर्ल्ड में इतना पोल्यूशन, इतना जिसको ग्रीन हाउस गैसेस बोल रहे हैं, या इतना जो एनिमल किलिंग है, उसको एक्चुअली इसके कारण रोका जा सकता है। सो आपको क्या लगता है, लाइक आपका जो वेज प्रोडक्ट्स इवन फॉरेन कंट्रीज़ में जाता है, जी, एक्सपोर्ट्स होता है? बिल्कुल जाता है। सो हम लोग एंड प्रोडक्ट नहीं देते, हम अचार देते हैं, मसाले देते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट देते हैं, जो मोर इंग्रेडिएंट्स है, वो एंड प्रोडक्ट नहीं है। वो एंड प्रोडक्ट किसी और चीज़ के लिए कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है। बट हम लोग
इंग्रेडिएंट कुकिंग अकम्पनीमेंट्स बोल लीजिए या मील अकम्पनीमेंट्स है, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो आपके हिसाब से ट्रेंड कैसा लगा जो आपका जो एक्सपोर्ट्स बढ़ता गया, जो वेज प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड बढ़ता गया फॉरेन में? हाँ, एक्सपोर्ट का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि धीरे-धीरे दुनिया वेगन की तरफ बढ़ रही है, तो वेगनिज़्म बढ़ रहा है। जर्मनी जैसी कंट्री में अगर 17% लोग वेगन हैं एंड इट्स डेटा अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, तो इतना तो उस तरफ धीरे-धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही है। मोर कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स वेजिटेरियनिज़्म बढ़ रहा है। सो ऐसा गया तो कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पूरा दुनिया वेजिटेरियन बनने के लिए? व्हाट इज़ योर मैं एस्टिमेट? एस्टिमेट तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा कुछ होना है, तो उसका एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है और वहाँ से वो कोई चीज़ 5-7 साल में, 10 साल में ही बहुत तेज़ी से चेंज हो जाती है। वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है? जैसे 2 साल पहले कोविड आया, उसके बाद सडनली इंडिया में आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस सडनली 10 टाइम्स ज़्यादा हो गया। जो लोगों को पहले समझाते थे कि लाइफ इंश्योरेंस करो, मेडिकल इंश्योरेंस करो, लेकिन लोग करते नहीं थे। ये ऐसा इंसिडेंट्स हुए हैं, जहाँ से लोग सडनली सतर्क हो गए उसके तरफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई विधि का विधान है कि ऐसा होना ही है, तो उसके पहले कुछ ऐसे एक्शंस होंगे, जहाँ से सडनली वो चेंज अपने आप ही क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। सो शाकाहार जगत बन सकता बन है, सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सो बहुत जल्दी। बहुत जल्दी, बिल्कुल। सो आपको देखा तो हमको मानना पड़ रहा है। सो दैट्स वंडरफुल राइट। सर। एक तो ध्यान जगत हो गया, जी, अब जलगांव से चालू किया जी, और पुणे तक पूरा ध्यान प्रचार करते आया। जी, और शाकाहार जगत, उसका भी आप मूल स्तंभ बन गया। जी, सभी दुनिया को आप वेजिटेरियन के बारे में फैला रहा है और वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है जी, और उसको टेस्ट दिला रहा है। जी, और एक चीज़ है पिरामिड जगत, पीएसएसएम का। जी। सो ये पिरामिड जगत के बारे में आपका क्या मानना है? पिरामिड में जभी भी ध्यान किया हूँ, बैंगलोर में, हैदराबाद में, बड़े पिरामिड्स में, और हमारे घर में भी अपना एक पिरामिड है। तो एनर्जी तो अलग ही फ़ील होती है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि एक अलग ही लेवल का द स्पीड ऑफ गोइंग डीपर इनटू द मेडिटेशन एंड द डेप्थ ऑफ द मेडिटेशन, दोनों में ही बहुत फ़र्क फ़ील होता है। तो और साइंस को देखें तो प्रिज़्मेटिक स्ट्रक्चर ही जो पिरामिड है, प्रिज़्मेटिक स्ट्रक्चर, और प्रिज़्मेटिक स्ट्रक्चर में एक लाइट जब आती है एट अ पॉइंट, तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है जब वो प्रिज़्म को क्रॉस करती है। तो ये साइंटिफिक भी है। तो पिरामिड में जो एनर्जी है, वो आदमी को बहुत डीपर और हायर लेवल पे ले जाती है, एंड हेंस ये जो मूवमेंट सर का है, ये मूवमेंट बहुत सही है, बिकॉज़ जितने लोग ध्यान करते हैं, हर एक अलग-अलग लेवल के सोल्स हैं। बट जब वो पिरामिड के अंदर आते हैं, तो उनकी वो भले ही उनको बाहर में वो डिफ़िकल्टी आ रही होगी ध्यान करने में या डीपर जाने में, लेकिन पिरामिड में आते ही वो एक हेल्प करता है डीपर मेडिटेशन एक्सपीरियंस के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और हर जगह पिरामिड क्रिएशन होना चाहिए। हमारे घर में भी पिरामिड है और ओपन फॉर ऑल है। तो यहाँ पे जो मेरी वाइफ़ है, वो फ्राइडे मेडिटेशन लेते हैं, आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पे मेडिटेशन के लिए आते हैं, और कभी भी और कोई आए तो वो आके मेडिटेशन कर सकते हैं, उसके लिए ओपन है। और उसका एक फ़ील हम करते हैं कि एक पॉजिटिविटी घर में हमेशा बनी रहती है, एक एनर्जी घर में हमेशा बनी रहती है। सो सर बहुत लोगों को मानना है ये जो पिरामिड्स है ना, इसमें मम्मीज रखते हैं, डेड बॉडीज रखते हैं, बट पिरामिड सोसाइटीज तो बोल रही है मेडिटेशन के लिए है। जी। सो आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, पिरामिड्स मम्मीज रखने के लिए है या मेडिटेशन के लिए है? सर मैं पत्री सर के साथ इजिप्ट भी गया था, और उधर गीज़ा पिरामिड में उनके साथ अंदर हमने क्वींस चैम्बर में मेडिटेशन भी किया था, और वो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अलग लेवल का था। तो मेरा ऐसा मानना है कि मे बी लोग समझ नहीं पाए, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर इज़ अ हाई एनर्जी स्ट्रक्चर। आप उसका मम्मीज़ रखने के लिए भी किसी ने इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि हाई एनर्जी स्ट्रक्चर है तो प्रिजर्वेशन बेटर होगा। बट हाई एनर्जी स्ट्रक्चर है, तो उसको हम किस प्रकार से उस चीज़ों के यूज़ करें जिससे ह्यूमन नेक्स्ट लेवल पे प्रोग्रेस कर जाए, नेक्स्ट लेवल का सोल बन जाए। तो आई गेस द बिगर पर्पज़ ऑफ पिरामिड इज़ एक्चुअली टू डू मेडिटेशन, बिकॉज़ वहाँ से एनर्जी नेक्स्ट लेवल की बनेगी ही बनेगी। आप नेक्स्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे जाएँगे ही जाएँगे। तो उसका मेन रोल तो ह्यूमन के नेक्स्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे ले जाने के लिए ही है। सो बहुत लोग भी ये भी मानता है वो पिरामिड्स इजिप्ट में भी है, दुनिया में बहुत जगह पिरामिड्स जी, जो बनाया जी, गया है। सो वो पिरामिड्स उस ज़माने का टावर्स है जो अल्टरनेट फ्रीक्वेंसीज से बात करने के लिए जी, वो पिरामिड से वो संदेशा लेते थे दूसरा फ्रीक्वेंसी जी। से। अब ये सब सच है? बिल्कुल सच है सर। हम काफ़ी चीज़ हम
आज शायद से जानते नहीं या मानते नहीं, लेकिन ये जब इस प्रकार की चीज़ें क्रिएट की गई और जब हम उस पिरामिड को जाके देखे, वो स्ट्रक्चर कैसे बनाया होगा, कैसे उतने ऊपर तक ले जाके पत्थर लगा होगा, तो वो सारी चीज़ों को जब सामने देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इट इज़ ऑल सुपर नेचुरल। हम शायद से आज तक उसका मीनिंग तरीके से नहीं समझ पाए, बट आई एग्री कि ये सच है। सो आपको भी आपका फैमिली के थ्रू बहुत सारा एक्सपीरियंस है। जी, सो आपका पिताजी भी ऑटो रेटिंग किया है। जी, सो आपका भी बहुत सारा संदेश आया है। जी, सो ये सब एक एक्सपीरियंसेस कैसा लगा जब यू सी आप कनेक्टेड है जी। विद अदर फ्रीक्वेंसीज, आपको कैसा होता है, कैसा फील होता है आपको? ये यही फ़ील होता है कि थिंग्स आर मच लार्जर एंड बियॉन्ड देन अस। हम सिर्फ़ एक शरीर नहीं हैं। हम इस एक बड़े यूनिवर्स के जो इंटरकनेक्टेड एनर्जी बीइंग्स हैं, जो सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे थॉट, मेरे एक्शंस का प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ता है, दूसरों के थॉट्स और एक्शन का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है, और ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है, हम साथ में मिलके अगर एक दिशा में जाए, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जो जिस जगह हम अपने थॉट्स को ले जाएँगे, उस जगह हम यूनिवर्स को ले जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सो सर, आप 24 साल की उम्र पे हुँ, बिजनेस को टेक ओवर किया। जी, उस समय का टर्नओवर, हुँ, अभी का टर्नओवर में बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जी, किया आपने, जी, और बहुत सारा चैलेंजेस फेस करते करते आप बहुत बढ़ाया। जी, सो ये बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारा एनर्जी चाहिए, जी, बहुत सारा क्लैरिटी चाहिए। जी। सो इन चीज़ों में ये स्पिरिचुअल साइंस या मेडिटेशन कैसा हेल्प किया? मेरा ऐसा मानना है कि अ, एज़ अ ह्यूमन हम लोग ही डिफरेंस लाते हैं। तो अगर किसी भी 2 व्यक्ति में या 2 परिवार में या 2 ऑर्गेनाइज़ेशन में या 2 देशों में अगर फ़र्क है, तो सिर्फ़ उनके लोग और उनके कल्चर, यही 2 चीज़ का फ़र्क है। और यही 2 चीज़ फ़र्क सब चीज़ पे फ़र्क लाता है। तो जब एज़ अ मेडिटेटिंग पर्सन, जब आप ये मानने लगते हो कि ये वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है, आप सब एक दूसरों से जुड़े हैं, अ, वो कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, आप सब एक अलग-अलग लोग हैं, लेकिन सभी एनर्जी बीइंग्स हैं। तो वो आपके बिहेवियर में भी आने लगता है, आपके आचरण में आने लगता है। और जब आपके आचरण में आता है, तो आप लोगों को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हो, आप उनको एज़ अ इक्वल ट्रीट करते हैं। और जब वैसा माहौल बनता है, तो फिर कंपनी में एक ओनर नहीं रह जाता, फिर 2500 लोग काम करते हैं, तो 2500 ओनर हो जाते हैं। और जब 2500 ओनर हो जाते हैं, तो ऑर्गेनाइज़ेशन की जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत अलग हो जाती है। तो मुझे अगर आपका सवाल का जवाब देना है, तो ऐसे दूँगा कि व्हेन यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग, तो फिर आप डिफरेंशिएट नहीं करते, आप सभी को उस लेवल से नॉट ओनली बिलीव करते हैं, ट्रीट करते हैं, लेकिन सिर्फ़ दिखाने के लिए ट्रीट नहीं करते, यू एक्चुअली बिलीव कि सभी लोग इक्वल सोल्स हैं, सभी लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, और उसका असर बिज़नेस में दिखाई पड़ता है। सो ये कहना है कि आपका जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मेजर रीज़न ये है कि मैं सबको आत्मा के रूप में देखता जी, हूँ। सबके अंदर जब आत्मा के रूप में हम देख सकता जी, है, तो एक इंटरकनेक्टिविटी हो जाता है जी, एंड ऑटोमेटिकली जो चाहिए वो हो जाता है। जी, इट्स बिल्कुल। रियली ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड सर। सो जी, यही मैनिफेस्टेशन भी हम समझ सकते हैं। आपका कुछ एक्सपीरियंस है क्या? कुछ मुश्किल चीज़ जी, आप थोड़ा थॉट पावर या विल पावर यूज़ करके जी। मैनिफेस्ट किया? ऐसा मैनिफेस्ट करने का कोशिश एक्चुअली बहुत बार नहीं किया, बट मेरा ये, जैसे मैंने कहा कि मुझे काफ़ी बार ये एक्सपीरियंस है कि बहुत यूनिक थॉट्स और बहुत यूनिक एग्जांपल्स और बहुत यूनिक बिजनेस कंसेप्ट मेरे अंदर से मैंने जो सोचे नहीं थे, जस्ट मैं एम्प्टी बैठा हूँ और मेरे मुंह से निकल जाता है। या हम एक मीटिंग चल रही है और चलती हुई मीटिंग में मैं एक ऐसा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, जो 15 20 25 मिनट से डिस्कशन होकर लोग समझ नहीं पा रहे थे, वो एक शब्द में या एक सेंटेंस में समझ जाते हैं। तो ये मेरे को एक एक्सपीरियंस पक्का है कि दैट थिंग्स दैट कम ऑफ माय माउथ एंड द एग्जांपल्स एंड द बिजनेस कांसेप्ट्स आर सो यूनिक कि वो एग्जैक्टली बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, बहुत बड़े सॉल्यूशन को सामने ले आती है। तो ये मैं बोलूँगा कि इंट्यूशन बोल लीजिए इसको, मैनिफेस्टेशन बोल लीजिए, या बोल लीजिए कि आप एक चैनल हो गए उसमें, क्योंकि यू आर एक जिसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं कि आप एक चैनल बन गए। तो आप एक चैनल बन गए और उसमें आपको चैनल की तरह यूज़ करके किसने आपके थ्रू वो कहलवा दिया। तो मैं उसको चैनलाइज़िंग भी बोल दूँ। तो इस प्रकार के एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा रहा है। सो आप
मानते हैं आप जो भी काम कर रहा है जी इस दुनिया में जो भी कृष्ण भगवान बोलते हैं जी कि यू आर जस्ट अ व्हीकल, राइट। तो आप ये मानते हैं? पूरे तरीके से, पूरे ओके। तरीके से। और ये शायद से कम्स फ्रॉम माय फादर ऑल्सो। मेरे पिताजी ने जितनी किताबें लिखी, जो भी उनके थ्रू आया, तो उनके हर किताब में जो राइटर का नाम था निमित था। निमित, निमित मतलब आई एम जस्ट हाँ, मैं एक रीज़न निमित मात्र की तरह हूँ। तो उन्होंने कहा कभी किसी भी किताब में अपना नाम नहीं दिया, हर किताब में नाम लिखा निमित। और वो शायद से वही अपब्रिंगिंग में मैं बड़ा हूँ। तो मेरा भी मानना है कि मैं निमित हूँ, जो है वो मेरे थ्रू हो रहा है। और आई एम जस्ट द चैनल। तो तो किताबों के नाम बता सकते हैं और किधर मिल सकता है वो किताब? तो वो किताबों का नाम है, एक का नाम है आत्मजगत के गूढ़ रहस्य। एक किताब है महावीर और 21वीं शताब्दी। एक जीवन ज्योति, ऐसे कुछ किताबें उन्होंने। आखिरी में कबीर के ऊपर एक किताब लिख रहे थे, लेकिन उस समय उनका देहांत हो गया। तो ये किताबें पिरामिड सोसाइटी के पास अवेलेबल होती है, पूना में जोशी सर के पास होती है, वहाँ रेड्डी सर के पास होती है। तो ये किताबें उनके पास अवेलेबल होती है। सो अमेज़न ऑनलाइन पे उस पे अभी अमेज़न ऑनलाइन पे अभी हम लोग ने नहीं नहीं रखा है, नहीं डाला। ओके। रखा। जी। मेडिटेशन आप हमेशा मानते हैं कि इट इज़ सुपर नेचुरल। जी। सो जो हमको समझ में नहीं आता है वो चीज़ के बारे में हमको बहुत कुछ चीज़ बताते हैं। जी। सो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है क्या? कुछ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस हुआ है क्या? आपको भी कुछ अदर फ्रीक्वेंसी मेंबर्स से, अदर फ्रीक्वेंसी मास्टर्स से कुछ बातचीत हुआ, ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ? मेरा एक एक्सपीरियंस ज़रूर है। बैंगलोर में पिरामिड वैली में एक जगह है तपस्थली के नाम से। वहाँ शिवाजी, शिव भगवान की जो मूर्ति है, तो उसके सामने हम ध्यान कर रहे थे। और बहुत डीप ध्यान में मैं गया, और ऐसा एक फीलिंग आया कि जो वहाँ से जो चक्र निकल के मेरे गले में आया, और चक्र तेज़ी से घूमने लगा, जो विशुद्धि चक्र जिसको बोलेंगे यहाँ पे। और जिसको बोलेंगे कुछ देर तक तो वो पेन भी दिया। मतलब वहाँ से हम निकल गए ध्यान करके, और उसके बाद एयरपोर्ट तक पहुँचे। जब तक मुझे अपना जो सलाइवा है उसको अंदर गिरने में तकलीफ़ हो रही थी, मतलब ध्यान से बाहर निकलने के बाद भी मुझे वो फीलिंग अगले 1 डेढ़ 2 घंटे तक रही। लेकिन वो साथ में उसके साथ एक फीलिंग ये आई कि ये जो चक्र घुमा है, ये आपको पावर देता है कि जो आपके गले से निकलेगा, उसमें बहुत ज़्यादा पावर होगी, उसमें बहुत ज़्यादा सत्यता होगी, और वो जो आप बोलोगे वो रियल हो जाएगा। ऐसा मुझे फीलिंग आया। और मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अपने ऑर्गेनाइज़ेशन को चलाने की, तो वो मेरा ये कंठ है जो मैं यहाँ से बोलता हूँ, उसमें बहुत पावर होती है, और उसको बोलने से लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आता है। मतलब मुझे काफ़ी मेरे उम, जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि जो एक चैनलाइज़िंग वाली फीलिंग होती है, तो हमारे परिवार में काफ़ी बार ऐसे डिस्कशंस होंगे जब मेरे कज़िन्स, भांजे-भांजी, दीदी सब लोग बैठे रहेंगे, और मैं एक बार बोलने बैठ गया तो डेढ़ घंटा 2 घंटे तक एक प्रवचन की मात्र तरीके से चीज़ें जो है लाइफ़ के विज़डम्स निकलते चले जाते हैं। और वो सभी लोग बोलते हैं कि मामा आप लोग आप बिज़नेस जब जिस दिन रिटायर हो जाओगे ना, आप इसमें आ जाना, क्योंकि आपका हमारे लाइफ़ पे इतना इम्पैक्ट हो जाता है, जो आप बोलते हो, तो आप कितने लोगों के लाइफ़ पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक सिग्नल था कि मेबी ये कंठ से जो मुझे दुनिया को इम्पैक्ट देना है, उसका एक वो मेरे लिए एक संदेश था। ब्यूटीफुल सर, थैंक यू वेरी मच। सो सर, आप ये पिरामिड ध्यान प्रचार फाउंडेशन पुणे, इसका संस्थापक भी है। जी, अराउंड 10 इयर्स हुआ है। जी। सो इसका एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए, क्या क्या हुआ है ये पिरामिड ध्यान प्रचार फाउंडेशन के द्वारा और आगे क्या होने वाला है? सो इसमें हम लोग जो है, जैसे काफ़ी जो अपना ध्यान भारत जैसे एक किताब आती थी, वैसे ध्यान महाराष्ट्र किताब को हम इसी चैप्टर के थ्रू, जोशी सर है वो लिखते थे, और उसको पूरा हम इसी ट्रस्ट के थ्रू पब्लिश करते थे। तो ध्यान महाराष्ट्र काफ़ी समय तक हमने इसको चलाया। फिर इसके बाद 1, 2, 3 जो पत्री सर की किताबें हैं, उसको मराठी में ट्रांसलेट करके उसको पब्लिश करके हमने महाराष्ट्र में उसको स्प्रेड किया। पूना में काफ़ी बार जो एक्टिविटीज़ होनी है, ध्यान के जो इवेंट्स होने हैं, पत्री सर जब यहाँ आते हैं तो उसके लिए पूरा जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना है, ऑडिटोरियम बुक करना है, ये सारे कार्य भी उसके अंतर्गत, उसके लिए पैम्पलेट्स बनाने हैं, ये सारे कार्य भी उसके अंतर्गत होते हैं। और इसी मतलब पर्पस तो एक ही है सर का कि दुनिया में हर व्यक्ति को ध्यानी बनाना है, दुनिया में हर व्यक्ति को शाकाहारी बनाना है। तो इस ट्रस्ट का भी पर्पस वही है कि कैसे मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे,
हर व्यक्ति को ध्यानी बनाएं, हर व्यक्ति को शाकाहारी बनाएं। ओके। सर, आप कैसा बैलेंस कर पाते हैं आपका बिजनेस और ये पिरामिड का ध्यान एक्टिविटीज? सर इसमें मुझे मेरा वाइफ का बहुत हेल्प होता है। मैं को बिज़नेस का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, मुझे बिज़नेस का शौक भी है और शायद से वहाँ से मुझे लगता है कि मेरा पर्पज़ वहाँ से पैसा लाके यहाँ पे यूज़ करना, ये एक मेरा रोल है। तो मैं एक्चुअली बहुत बिज़नेस में इन्वॉल्व रहता हूँ। मेरे फूड इंडस्ट्री के अलावा 2-3-4 और बिज़नेस और भी है। तो मेरा इन्वॉल्वमेंट बिज़नेस की तरफ ज़्यादा रहता है, लेकिन इसमें जो मेरी धर्मपत्नी है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें साथ देती है। जितने ये ऑर्गेनाइज़िंग करना है, जहाँ भी सारे अरेंजमेंट्स करने हैं, तो फिज़िकली शी विल एंश्योर दैट वो प्रेज़ेंट है, वो कंट्रीब्यूट कर रही है, वो जिस प्रकार से अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके जो बेस्ट पॉसिबल है वो करती है। तो हम लोग ने शायद से अपने दोनों के बीच में एक ये रोल भी कर लिया है कि आई विल गेट, शी विल एग्ज़ीक्यूट, तो ऐसा है। अच्छा। सो आप 2-3 बार आपके धर्मपत्नी के बारे में जी, बताया है। जी। सो उनका नाम और उनका थोड़ा परिचय भी दीजिए। सो उनका नाम ऋतु है, ऋतु संघवी। और हम लोगों की अरेंज मैरिज है। 2001 में मेरे पिताजी की मृत्यु के 3 महीने बाद ही हमारी सगाई हुई। 6 महीने बाद शादी हो गई। और उनका भी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत यूनिक रहा। मैंने 22 साल में उनको ग्रो होते हुए देखा है। वो जो व्यक्ति थे और वो आज जो व्यक्ति है, उसमें ज़मीन आसमान का ट्रांसफ़ॉर्मेशन होते हुए देखा है। उनको ध्यान करने का बहुत शौक बोल लीजिए या अंदर से रुचि बोल लीजिए। वो रोज़ डेढ़ 2 घंटा, ढाई घंटा ध्यान करते हैं और उनको ध्यान करने का बहुत ज़्यादा रुचि है। और उनके बिहेवियर में, उनकी सोच में, उनके पर्सपेक्टिव में सभी चीज़ को ट्रांसफ़ॉर्म होते हुए मैंने लास्ट 20 साल में देखा है। बताया आपने, रोल्स भी डिस्ट्रीब्यूट किया जी, आप और आपके वाइफ़। वाइफ के बीच में। जी। सो आपका रिलेशनशिप में, हुँ। सो नॉर्मली कैसा होता है कि आप 15 साल से ध्यान में हैं। जी, जो भी ध्यान में रहता है वो थोड़ा वैराग्य भाव में रहता है, जी, डिटैचमेंट मोड में जी, रहता है, जी, राइट? जी, सो आपका रिलेशनशिप कैसा लगा कि पीएसएसएम का मानना है संसार में निर्वाण, हुँ, राइट? जी, आप तो पहले ही निर्वाण का जो एक्सपीरियंसेस जी, है उसी में है। जी, जब आपको संसार में आने के समय हुँ। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा? आपका पर्सपेक्टिव कैसा लगा उस समय? सर हम लोग का जो रिलेशनशिप है वो वैसा ही कॉम्बिनेशन है जिसको खलील गिबरान जैसे कहते हैं कि आप एक हस्बैंड वाइफ 2 मंदिर के 2 पिलर्स की तरह है, जो दोनों अलग-अलग खड़े हैं, लेकिन दोनों उस मंदिर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वैसी हमारी दोनों की पर्सनैलिटी है, जो दोनों इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, अलग-अलग भी है, लेकिन साथ में एक ही चीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो वो पर्सनैलिटी या वो एक एग्ज़ाम्पल मैं लेना चाहूँगा, शायद से हम लोग एग्ज़ैक्टली उसमें मैच करते हैं। जहाँ आई डू नॉट डिपेंड ऑन माय हैप्पीनेस थ्रू हर एक्सप्रेशन ऑफ लव, नाइदर वो डिपेंड करती है। हम दोनों ही अपने आप में फुल पर्सनैलिटी है, कंप्लीट पर्सनैलिटीज़ है। तो हमको दूसरा व्यक्ति कंप्लीट करने के लिए नहीं चाहिए। ये दोनों की पर्सनैलिटी है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ है तो वो कॉम्बिनेशन और भी स्ट्रॉन्गर और डीपर और बहुत यूनिक बॉन्ड है। लेकिन दोनों ही अपने आप में कंप्लीट पर्सनैलिटीज़ हैं। सो ऐसा है कि आप दोनों को एक दूसरे का ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक ही रास्ते में जा रहे हैं। जी। सो कैसा हो रहा है ये? मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड? उसे पता है उसे क्या करना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और हम रोज़ आधा घंटा 15-20 मिनट डिस्कशन भी कर लेते हैं, दिन कैसा रहा, क्या अचीव हुआ, क्या अचीव नहीं हुआ, उनका दिन कैसा रहा, क्या उनको जो कुछ डिफ़िकल्टी जो जो हमारे थ्रू जो सोल्स आए, हमारे जो बच्चे हैं, उनके कैसे जीवन के डायरेक्शंस चल रहे हैं, उनके लिए क्या करना है। तो वो एक जर्नी तो है ही है, लेकिन मुझे मुझे जो हैप्पीनेस है वो अपने वर्क में है, अपनी टीम को बिल्ड करने में मुझे बहुत शौक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इंडिविजुअल्स ग्रो हो, तो मैं काफ़ी ज़्यादा अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में लोगों को मेंटरिंग भी करता हूँ, इंडिविजुअल्स को मेंटर करके आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ। उसमें मुझे हैप्पीनेस मिलता है और उसमें उसको हैप्पीनेस मिलता है कि मुझे अपने कार्य में हैप्पीनेस मिल रहा है। उसे हैप्पीनेस है कि वो अ, बच्चों को अच्छे से ग्रूम करे, ध्यान को खुद मेडिटेट करे, जब भी ध्यान का ओकेजन्स आ रहा है वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करे जिसमें बेटर से बेटर हो सके और वो वहाँ वो हैप्पीनेस अपना पा रही। वो बिज़नेस में भी जुड़ी हुई है, तो वो जो प्रोजेक्ट्स को ड्राइव कर रही है वो प्रोजेक्ट्स ज़्यादा से सक्सेसफुल हो। तो वो इंडिविजुअलिटी भी है
और जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ऐसा लग रहा है दो एनलाइटेंड सोल्स शादी किया तो कैसा होता है, जी। आपको देख के मेरे को ऐसा लग रहा है। सो शायद हम सब भी उधर ही उसी दिशा में। दिशा में जाने के जी। लिए कोशिश कर रहे हैं। जी। सो बहुत कुछ चीज़ मिला है सर आपसे सीखने Thank के you. लिए इस मुलाकात में। थैंक सो आप थोड़ा संदेश दीजिए हमारे प्रेक्षकों के लिए। यू। जी। सो वो ध्यान में आगे कैसे बढ़ सकता है, जी। और जो ध्यान नहीं कर रहा है हम्म। वो क्यों ध्यान करना चाहिए? तो मेरा इतना ही संदेश होगा कि हम लोग सब सुपर नेचुरल बीइंग है विद सुपर नेचुरल पावर। जैसे हमारे रामायण में जो किस्सा है कि हनुमान को पता नहीं था कि उनके पास कितनी शक्ति, वो भूल गए थे, और उनको बताया गया था कि आपको किसी दिन जब कोई याद दिलाएगा तब आपको शक्ति क्या है वो याद आएगी। मुझे ऐसा ही लगता है हम सब हनुमान हैं, और ये वो हनुमान वो जो एग्जाम्पल है रामायण में वो हमारा ही प्रतीक है। और हम सब हनुमान हैं, और हमको याद, मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आप हनुमान हैं, और वो शक्ति आप अगर पाना चाहते हैं तो ध्यान ही एक माध्यम है जहाँ से अपनी वो शक्ति आप पा सकते हैं। जो आप सुपर नेचुरल बीइंग हैं, आप यूनिवर्स में हर कण के हर अंश के साथ कनेक्टेड है, और आप वो फील कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ ध्यान। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। आपका समय हमें शो के लिए दिया है, और आपके साथ बातचीत करके हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वंस अगेन श्रवण जी, थैंक यू। सो दोस्तों, आज हम सुने हैं दीपक संघवी जी का ध्यान का जर्नी। बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम बैलेंस कैसे रखना है, रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाना है, और ध्यान क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब बहुत कुछ सीखने को मिला है। वैसा ही हम अगले एपिसोड में और एक मास्टर को मिलेंगे और उनका अनुभव जानते हुए बहुत कुछ सीखेंगे। सो तब तक आप जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। TMC हिंदी बदले जी